मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जिसमें हम इस दुनिया में सुंदर सुंदर से रंगों की बातें करेंगे और ईश्वर ने हमें इन रंगों को देखने के लिए हमारे सुंदर सुंदर से दो नैन दिए होंगे। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है जो किसी वस्तु की फोटो खींचकर हमारे दिमाग तक खबर पहुंचाता है। हमारी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो रेटिना पर बनता है जिसको बोला जाता है दृष्टिपटल। वास्तविक और प्रतिबिंब जो होता है उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, आप कितना दूर का देख सकते हो। आप लोग कभी घर की छत पर खड़े हो ना और आसमान की तरफ देखना, आपको दूसरे ग्रह भी दिखाई देंगे। आपको पता है सूर्य हमसे कितना दूर है? हम पैदल निकले ना तो जीवन भर लगा दे लेकिन ना पहुंचे। तो भाइयों और बहनों, राजस्थान के प्यारे प्यारे बच्चों, रंग रंगीलो राजस्थान के प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ध्रुवा के इस बैच में मैं आकाश रवन आप सभी को फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ाने के लिए आया हूं। और चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र और रंगीन संसार। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जिसमें हम इस दुनिया में सुंदर सुंदर से रंगों की बातें करेंगे और ईश्वर ने हमें इन रंगों को देखने के लिए हमारे सुंदर सुंदर से दो नैन दिए होंगे। उन नैनों की बातें, उन आंखों की बातें, उन चश्रू की बातें, उन आई की बातें हम करने वाले हैं। देखो भाई, हमारे शरीर का हर एक पार्ट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे जीवन में। उसी तरह से हमारे शरीर की ये जो आंखें हैं ना, ये आंखें भी हमारे इस प्यारे से नज़ारे, इस प्यारे सी प्रकृति को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस दुनिया को देखना चाहते हो ना, अगर आप इस दुनिया को पहचानना चाहते हो ना, तो आपके लिए आंखों का होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया बहुत रंगीन है, ये दुनिया बहुत प्यारी है, ये दुनिया बहुत सुंदर है, ये दुनिया बहुत न्यारी है। इस न्यारी प्यारी रंगीन से दुनिया को देखने के लिए, इस न्यारी प्यारी कलरफुल दुनिया को देखने के लिए आपको आंखों की बहुत जरूरत। अराउंड 40 मिनट की क्लास, 40 से 45 मिनट की इस क्लास में मैं पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कराने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, आज मैं आपको मानव नेत्र की संरचना पढ़ाऊंगा कि आंखें होती कैसे हैं। ठीक है ना, हमें आंखें कैसी दिखती हैं और होती कैसे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत सुंदर सा टॉपिक है। देखिए, मानव नेत्र जो होता है एक ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय मतलब ऐसी इंद्रिय जिससे हमें आसपास की वस्तुओं को देखने का, पहचानने का एहसास होता है। ज्ञानेंद्रिय जो हमारे दिमाग को ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, अब भाई हमारी आंखें आसपास की वस्तुओं की फोटो खींचती हैं। फोटो तो कैमरा भी खींचता है, तो हमारी आंखें भी तो कैमरा की तरह, हमारी आंखें आसपास की वस्तु की फोटो खींचती हैं जैसे कैमरा फोटो खींचता है और फोटो खींचकर उसे कहां पहुंचा देती हैं? हमारे दिमाग पर पहुंचा देती हैं। कहां तक पहुंचा देती हैं? हमारे दिमाग तक पहुंचा देती है। तो मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है जो किसी वस्तु की फोटो खींचकर हमारे दिमाग तक खबर पहुंचाता है। हमारी आंखों के सुंदर रंग के कारण ही, हमारी आंखों के सुंदर होने के कारण ही हमें चारों ओर के रंग बिरंगे देखने के, चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने की क्षमता मिलती है। अगर आंखें ना हो तो हम आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकते। हमारी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो रेटिना पर बनता है जिसको बोला जाता है दृष्टिपटल। बेटा, दृष्टिपटल पर ही प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और प्रतिबिंब जो होता है उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, अब हमारी आंखों का जो आकार होता है गोल होता है। आपने कभी ना कभी ऐसा बोला होगा कि तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा मैं। गोटियां तो गोल चीजों से खेली जाती हैं, तो किसी की भी आंख निकालोगे गोल होगी, तो गोल आंखों से आप क्या खेल सकते हो? नोटी। तो हमारी आंखों का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। हमारी आंखों का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर था। आंखों का गोला होना, ये गोल गोल आंखों का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर था। इमेजिन करो आप मेरी आंख को निकाल रहे हो, ये निकाली मैंने आंख। ठीक है, आंख कैसी हो गई? गोल हो गई। और अगर गोल हो गई तो उसका व्यास कितना हो जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर के आसपास इसका व्यास होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, मानव नेत्र की संरचना की बात करें। ठीक है ना, वैसे तो ये चित्र बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर सा चित्र है, लेकिन मैं और सुंदर से चित्र की उपयोग कर लेता हूँ। बहुत सुंदर सा चित्र है लेकिन मैं और सुंदर से चित्र का उपयोग कर लेता हूँ। देखो भाई, मैं बना देता हूँ। हमारी मानव नेत्र कैसी होती है? गोल होती है। हमारी मानव नेत्र कैसी होती है भाई साहब? गोल होती है। इसके आगे का हिस्सा जो होता है ना थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। इसके आगे का हिस्सा होता है ना बेटा, वो कैसा होता है बेटा? उभरा हुआ होता है। इसके आगे का हिस्सा कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, अब अपनी आंख की तरफ ध्यान से देखना। कभी आपके पास समय हो ना, आप अपनी आंखों की तरफ कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान से देखना। आप अपनी आंखों को आईना में, मिरर में देखना। जब आप अपनी आंखों को देखोगे ना तो आपकी आंखों का आगे का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आप आपकी आंखों के हिस्से को उभरा हुआ देखते हो तो ये उभरा हुआ हिस्सा जो होता है ना, इसे कहा जाता है कार्निया। ठीक है, ये हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। ये हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। हमारी आंखों के अंदर धूल, हवा, किसी प्रकार का प्रदूषण ना पहुंचे, तो इन सभी से सुरक्षा करने का काम किसे दिया गया है? कार्निया को। कार्निया के पीछे
कुछ खाली जगह होती है, यहाँ पर एक जल भरा होता है, ठीक है ना। कुछ खाली जगह होती है, यहाँ पर क्या भरा होता है बेटा, जल भरा होता है। एक जल भरा होता है, पारदर्शी जल भरा होता है। आप ये मत बोलना कि भाई साहब काला पानी भरा हुआ है, नीला पानी, नहीं 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 नहीं, पारदर्शी जल भरा होता है जिसके आर पार आप देख सकते हो। अगर अपारदर्शी वस्तु रख दोगे तो तुम देखोगे कैसे, देखने में दिक्कत होगी ना। इसके बिल्कुल पीछे लगा होता है एक परितारिका और पुतली का संयोजन। हमारी आंखों का रंग पीला, नीला, हरा, लाल, गुलाबी कैसा है, ये बात तुम्हें कौन बताएगा, ये बात तुम्हें बताएगा ये परितारिका और पुतली का संयोजन, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है आइरिस। आपने कभी ना कभी अपनी आंखों को मिरर में देखा होगा, और कभी ना कभी आप जब अपनी आंखों को मिरर में देखते हो तो देखना, अपनी आंखें नीली हो सकती हैं, अपनी आंखें हरी हो सकती हैं, अपनी आंखें सफेद हो सकती हैं, अपनी आंखें गुलाबी हो सकती हैं, अपनी आंखें काली हो सकती हैं, अपनी आंखें भूरी हो सकती हैं, अपनी आंखें किसी भी रंग की हो सकती हैं। पता है आपको, आपकी आंखों का रंग परितारिका के कारण दिखाई देता है, जिसको हम अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं। तो उसकी जो सुंदर सुंदर सी आंखें हैं ना, वो सुंदर सुंदर सी आंखों के पीछे पता है कौन है, आइरिस। एक बात और, आपके घरों में खिड़की है ना। हम घरों में खिड़की का उपयोग क्यों करते हैं, हम घरों में खिड़की काहे लगाते हैं, मैं आपको बताता हूं। हम घरों में खिड़की इसलिए लगाते हैं कि भाई साहब कितना प्रकाश आना है और कितना प्रकाश जाना है, ठीक है। घरों के अंदर लगने वाली खिड़की का उपयोग किस लिए किया जाता है कि कितना प्रकाश आना है और कितना प्रकाश जाना है, इसे नियंत्रित करती है हमारी आंखों की खिड़की, ठीक है। तो भैया कितना प्रकाश आता है कितना प्रकाश जाता है, उसका नियंत्रण भी परितारिका और पुतली का संयोजन करता है, ठीक है ना। जब हम अंधेरे में होते हैं ना, तो ये आंखों के बीच में गोला होता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा प्रकाश जा सके। अंधेरे में तुमको कम दिखाई देगा ना, तो ज्यादा देखने के लिए तुम्हें ज्यादा प्रकाश की जरूरत होगी, और अगर तुम रोशनी में हो तो कम प्रकाश में भी तुम्हारा काम हो जाए, तो ये अपने आकार को थोड़ा सा कम करे। तो परितारिका और पुतली का एक संयोजन यहां लगा होता है, परितारिका और पुतली का एक संयोजन यहां लगा होता है, जो कि मानव नेत्र के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कितना प्रकाश जाना है कितना प्रकाश आना है, कौन नियंत्रित करेगा, मानव नेत्र के अंदर आने वाला ये हिस्सा। अब देखो बेटा, यहां पर लगा होता है लेंस, किसका बना होता है लेंस, क्या कांच का बना होता है, क्या लकड़ी का बना होता है, क्या लोहे का बना होता है, क्या मोम का बना होता है, ना 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 ना, एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जेल टाइप का स्ट्रक्चर ही बोल पाऊंगा मैं, बायोलॉजी वाली टीचर इसके बारे में गहराई में बता देगी, क्योंकि आज हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तुमको, ठीक है। एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि कैसा लेंस होता है, चित्र में देखकर बताइए। ये है उत्तल लेंस, ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या करता है, सारी प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, ठीक है। तो अब ये उत्तल लेंस हवा में तो लटका नहीं होगा, ठीक है। परितारिका और पुतली के पीछे ये जो लेंस लगा, ये हवा में तो लटका नहीं होगा। इस लेंस को पकड़ने के लिए, इस लेंस को जकड़ने के लिए, इस लेंस को सपोर्ट देने के लिए भाइयों और बच्चों यहां पर लगी होती हैं क्या, पक्षामी पेशियां। यहां पर क्या लगी होती है बेटा, पक्षामी पेशियां। हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं आंखों की, आप आंखों के सामने से देखोगे ना तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसका सबसे बाहर वाला हिस्सा कार्निया कहलाता है, उसके पीछे जल भरा होता है, उसके पीछे परितारिका और पुतली का संयोजन होता है, उसके पीछे लेंस लगा होता है। लेंस एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे पक्षामी पेशियां पकड़ी होती है, ठीक है ना। और इस पूरे एरिया में भी जल भरा होता है, इस पूरे एरिया में क्या भरा होता है, जल भरा होता है। अब ये आप पीछे का एरिया देख रहे हो ना, अब आप ये पीछे का एरिया देख रहे हो ना, ये होता है रेटिना, जिसको बोला जाता है दृष्टिपटल, ठीक है। ये होता है रेटिना, जिसको बोला जाता है दृष्टिपटल। क्या होता है बेटा, रेटिना, जिसको क्या बोला जाता है, दृष्टिपटल। आप अगर मुझे देख पा रहे हो, आप अगर अभी स्क्रीन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर मुझे देख रहे होगे, अगर आप मुझे देख रहे होगे तो मेरी फोटो खींच रही होगी ना, आपकी आंखें तो कैमरा की भांति कार्य करती हैं, फोटो खींच रही होगी ना, तो मेरी फोटो खींचकर पता है इमेज कहां बन रही होगी, दृष्टिपटल पर। मेरी फोटो खींचकर इमेज कहां बनेगी, दृष्टिपटल पर। और इमेज बनने के बाद ये खबरें ले जाने के लिए यहां पर एक तंत्रिका लगी होती है, जिसे बोला जाता है दृक तंत्रिका। ये तंत्रिका जाती है दिमाग पर। आंख का काम है सिर्फ और सिर्फ इमेज बनाना, आंख इमेज बनाकर खबर पहुंचा देती है दिमाग तक, है ना। आंख ने इमेज बनाई, इमेज बनाकर कहां पहुंचा दिया, आपके दिमाग तक। तो ये है हमारी मानव नेत्र की एनाटॉमी, मानव नेत्र की संरचना, ठीक है। आपकी आंख के अंदर भी ये सब है, मेरी आंख के अंदर भी ये सब है, ये हम सबकी आंखों की संरचना है, ये हम सबकी मानव नेत्र की संरचना है। आपकी आंखें भी ऐसी हैं, मेरी आंखें भी ऐसी हैं, हम सबकी आंखें कुछ इसी प्रकार की हैं, ठीक है। अब देखिए,
मुझको पता है कि ये आपको मेरा डायग्राम अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम आपकी आंखों के सामने बना हुआ है। देखिएगा, इसका सबसे बाहर का एरिया, ये वाला एरिया है ना, ये एरिया क्या कहलाता है? कार्निया, ठीक है ना, जिसको उसके पीछे का यहाँ साइड वाला एरिया स्वच्छ मंडल कहलाता है। इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर मैंने बोला था ना द्रव्य भरा हुआ, ये जल द्रव्य भरा हुआ, ठीक है। जल द्रव्य के पीछे पुतली और परितारिका का संयोजन, जल द्रव्य के पीछे पुतली और परितारिका का संयोजन लगा होता है, और उसके पीछे क्रिस्टली लेंस लगा होता है, हवा में तो लटका नहीं होगा। इसको देखो, ये पक्षामी पेशियां ये पकड़ी हुई हैं, ठीक है, पक्षामी पेशियों की सहायता से लगा हुआ। इस पूरी जगह पर ये लाल कलर का दिख रहा है, कलर लाल नहीं होता, सिर्फ यहां पर दिखाया गया है। एक कांचाभ द्रव्य भरा होता है। कैसा द्रव्य रहता है? कांचाभ द्रव्य। इसके पीछे ये दृष्टिपटल लगा हुआ, क्या लगा हुआ? दृष्टिपटल। और दृष्टिपटल से जैसे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक तो रहता है लेकिन उसको सीधा करने का कार्य कौन करता है? दृक् तंत्रिका। ये दृक् तंत्रिका बहुत सारी नसों का संयोजन होता है, ठीक है, और ये दृक् तंत्रिका सारी की सारी खबर लेकर कहां पहुंचाती है? हमारे दिमाग तक, ठीक है, जिसके कारण आप आसपास की वस्तुओं को देख पाते हो। देखिए बेटा, ये मानव नेत्र के विभिन्न भाग है, जिसमें से एक पुतली के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। अब हमारी परितारिका के वलय में एक रिक्त स्थान होता है, छेद होता है। जैसे इस आंख को अगर आप देख, ये आपकी आंखों में भी आप देख सकते हो, ये एक अक्सर देखी जाने वाली चीज है। इसे आप आपकी आंखों में देख सकते हो, वैसे मैं मेरी आंखों में देख सकता हूं, हम सभी अपनी आंखों में इसे देख सकते हैं। तो इसके बीच में बना हुआ एक छेद होता है, एक होल होता है, जिसको क्या बोला जाता है? पुतली बोला जाता है। आपकी आंखों में कितना प्रकाश जाना है, कितना प्रकाश बढ़ाना है, कितना प्रकाश कम करना है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है भाई ये। जैसे हमारे घर के खिड़की दरवाजे होते हैं ना, खिड़की दरवाजे क्या करते हैं? घर में कितनी रोशनी आना है, घर से कितनी रोशनी जाना है, घर के अंदर कितनी रोशनी में हमारा काम हो जाएगा, इन सबको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? पुतली, ठीक है। इन सबको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? पुतली। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है। आप कितना दूर का देख सकते हो, आप कितना दूर का देख सकते हो। आप लोग कभी घर की छत पर खड़े हो ना और आसमान की तरफ देखना, आपको दूसरे ग्रह भी दिखाई देंगे। आपको पता है सूर्य हमसे कितना दूर है? हम पैदल निकले ना तो जीवन भर लगा दे लेकिन ना पहुंच पाए, ठीक है ना। सूर्य हम पैदल निकले तो जीवन भर भी ना पहुंच पाए, तब भी। आपको एक बात बताऊंगी, तारे हैं क्या? ये तारे हैं क्या? ये तारे किसी अन्य ग्रह के सूर्य हैं, अन्य गैलेक्सी के सूर्य हैं, अन्य आकाशगंगा के सूर्य हैं। तो भाई तुझे दूसरी आकाशगंगा तक दिख रहा है, और कितना दूर देखेगा तू? दूसरी आकाशगंगा तक का देख रहा है, और कितना? चांद तारे इतनी दूर दूर के हैं। पड़ोस के अंकल दिख रहे हैं, पड़ोस की छत पर खड़ी हुई आंटी दिख रही हैं, पड़ोस के बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, और कितना दूर का दिखेगा भाई? तो हम सबकी जो देखने की दूर की क्षमता होती है ना, वो कितनी होती है? अनंत होती है। दूर तक हम अनंत देख सकते हैं, दूर तक। लेकिन पता है, दूर की चीजों को आप सुकून से देख सकते हो, लेकिन जब हम बात आती है ना पास की चीजों की, तो पास की चीजों में आप कम से कम 25 सेंटीमीटर तक, मतलब ये सामान्य आंख की बात, पास आप 25 सेंटीमीटर रखते हो ना, तो स्पष्ट आप किसी वस्तु को देख पाते हो। तो वह न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई भी वस्तु बिना तनाव के आराम से देखी जा सकती है, उसे बोला जाता है निकट बिंदु। सामान्यतः इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, सामान्यतः इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। अगला सामंजस्य समता। मैंने अभी आपसे कहा कुछ देर पहले, कि अगर आप किसी वस्तु को देखना चाहते हो, ये आपका मानव नेत्र मान लिया मैंने 2 मिनट के लिए, ये रहा बेटा लेंस, ठीक है, और इस लेंस को कौन पकड़ा हुआ है? पक्षामी पेशियां पकड़ी हुई हैं। अगर आप किसी वस्तु को देखना चाहते हो ना बेटा, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए बेटा? उस वस्तु के से आने वाली सारी की सारी प्रकाश किरणें कहां मिलना चाहिए? रेटिना पर। तो ये लेंस क्या करता है? अपनी अपने मोटाई को बढ़ाकर या अपने आप को पतला कर कर, ठीक है ना, अपनी मोटाई को बढ़ाकर या अपने आप को पतला कर कर सारी प्रकाश किरणों को दृष्टिपटल पर केंद्रित करने की कोशिश करता है। अब इस लेंस को पतला और मोटा कौन करता है? ये अभी आपकी आंखों के अंदर हो रहा है। आप अभी सुन रहे हो ना, अभी आपकी आंखों के अंदर हो रहा है। इस लेंस को पतला और मोटा करने का कार्य पता है कौन कर रहा है? ये पक्षामी पेशियां। तो लेंस की मोटाई बढ़ाकर या लेंस की मोटाई कम कर कर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना, ये पता है कार्य कौन कर रहा है? ये कोई और नहीं कर रहा, ये पक्षामी पेशियां कर रही हैं। और लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर कर लेंस से वस्तु से आने वाले समस्त प्रकाश को कहां पर केंद्रित करने की, दृष्टिपटल पर केंद्रित करने की, इस प्रक्रिया को सामंजस्य क्षमता कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मानव नेत्र की देखने की सीमा अनंत होती है,
और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। तो आप 25 सेंटीमीटर से अनंत तक का आराम से देख सकते हो। देखो बेटा, ये बात हो रही है एक स्वस्थ आंख की। अगर किसी की आंखों में कोई गड़बड़ है, किसी की आंखों में कोई तकलीफ है, किसी की आंखों में कोई परेशानी है, तो ये वैल्यू थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है, ये वैल्यू थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है भाई और बहनों, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चे। अब निकट बिंदु और दूर बिंदु तो बता चुका हूं, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। अब आप किसी वस्तु को देखते हो ना बेटा, आप किसी वस्तु को देखते हो ना, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक हमारी आंखों तक रहता है, ठीक है ना। मतलब आप एक वस्तु को देखते हो तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों तक रहता है। ये एक सामान्य आंख के लिए है ना। हो सकता है आपकी आंखों में कोई दिक्कत हो, ईश्वर ना करे कभी आपकी आंखों में दिक्कत हो, लेकिन अगर हो तो ऐसा भी हो सकता है। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष। कभी कभी किसी व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं देता, कभी कभी किसी व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता। अगर किसी व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं दे रहा, अगर किसी व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं दे रहा, अगर किसी वस्तु को धुंधला दिखाई दे रहा है, अगर किसी वस्तु को कलर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी वस्तु को देखने में कोई दिक्कत हो रही है, वो सभी दिक्कत कहलाती है दृष्टि दोष, ठीक है ना। दृष्टि दोष ये किस कारण से हो सकते हैं? अगर किसी की आंख में चोट लगी है तो दृष्टि दोष हो सकता है, अगर कोई बूढ़ा हो गया मेरी तरह तो उसे दृष्टि दोष हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति की समय के साथ, दुर्घटना के साथ, शरीर में विटामिन प्रोटीन की कमी के साथ आंखों में दिक्कत परेशानी हो सकती है, और इन सबको कहा जाता है दृष्टि दोष, ठीक है ना। इन सबको क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष। आप देखना, कभी कभी किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता, कभी कभी किसी व्यक्ति को पास का नहीं दिखता, कभी कभी किसी व्यक्ति को धुंधलापन आ जाता है, ना दूर का साफ दिखता ना पास का साफ दिखता, उसको कैसा आ जाता है? धुंधलापन। वो सभी किस में काउंट होते हैं बेटा? दृष्टि दोष में काउंट होते हैं। सामान्यतः उम्र के साथ साथ ये एक ऐसा हो जाता है, उम्र के साथ साथ है ना, या फिर किसी और कारण से हो जाता है, अपवर्तन के दोषों के कारण, कि किसी प्रकार से हमारी आंखें समस्त प्रकाश को केंद्रित नहीं कर पा रही हैं। इसे क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई साहब? दृष्टि दोष कहा जाता है। अब दृष्टि दोष विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखो भाई, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दूरदृष्टिता। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष, एक जरा दूरदृष्टिता। सुनना, समझना, जानना, पहचानना इन बातों को, शब्दों पे मत जाना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं एक एक कर सबके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, शब्दों पे मत जाना, है ना। मैं हर बार कहता हूं कि शब्दों पे जाओ, लेकिन आज मैं अपनी बात को ही गलत प्रूफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि शब्दों पे मत जाना। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुओं को तुम देख लोगे। कितना 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 उलझाया है कि निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें तुम निकट की वस्तुओं को देख लोगे लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाओगे। अगर आप सुनते हो ना कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब आप समझते हो भाई निकट को देखे ना, निकट का स्पष्ट दिखाई देगा, निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। शब्द में उल्टा चलता है। निकट दृष्टि दोष में अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो बेटा उस व्यक्ति को निकट का साफ दिखाई देगा लेकिन उसको दूर का साफ दिखाई नहीं देगा। अब इसके होने का कारण क्या होता है, ठीक है ना, मैं आपको इसके होने का कारण बताता हूं। देखो बेटा, ये एक स्वस्थ आंख है, ठीक है ना। आपको पता है कि किसी भी वस्तु से प्रकाश आता है तो प्रकाश कहां पर आकर एकत्रित होगा? यह प्रकाश आकर एकत्रित होगा बेटा कहां पर? रेटिना पर। लेकिन किसी कारण से, लेकिन आप मान लो किसी कारण से इस लेंस का गोलक का आकार बढ़ जाए तो भाई साहब रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन गया, गड़बड़ हो गई हमारी आंखों में, अब हमको दिखाई नहीं देगा, दिखेगा भी तो धुंधला दिखाई देगा। एक कारण इसके गोलक का आकार बढ़ जाना होता है, या फिर दूसरा कारण ये जो लेंस है ना, इस लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। ये दोनों कारण होते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना के आगे बनने लगता है, और रेटिना के आगे बने पीछे बने हमें कोई मतलब नहीं, हमें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना है। और रेटिना के अगर आगे बन रहा है तो भी हमको धुंधला दिखाई देगा, रेटिना के पीछे बन रहा है तो भी हमको धुंधला दिखाई देगा। अब क्या करें भाई? अब तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या कहेगा? चश्मा लगेगा तुम्हें। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सामान्यतः चश्मा लगा दिया जाता है व्यक्ति को। सबसे आसान तरीका, सबसे सुंदर तरीका क्या लगा दिया जाता है? चश्मा लगा दो। जैसे चश्मा मैं अक्सर लगाता हूं, आपने देखा होगा। अब मुझे कोई दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष ना दूर दृष्टि दोष, सिर्फ मैं ऐसी चश्मा लगाता हूं, ठीक है। देखो, तो भाई चश्मा लगाया हमने, ठीक है। अब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पूछ के चश्मा लगाओगे। ऐसा नहीं कि दुकान से लाल वाला, पीला वाला, हरा वाला चश्मा नहीं। डॉक्टर बोलेगा अरे तुम्हारी आंखों में तो दिक्कत है, तुम्हें तो दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तुम तो चश्मा लगाओ भाई साहब। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। और कौन सा चश्मा लगाते हैं भाई साहब? अवतल लेंस वाला, ठीक है ना। कौन सा चश्मा लगाते हैं? अवतल लेंस वाला। देखिए
ये है आपकी आंख, ये है आपका लेंस। आपको पता है कि सारी की सारी प्रकाश किरणें कहां पर मिल रही हैं? हमारे दृष्टिपटल के आगे। कहां पर मिल रही हैं? हमारे दृष्टिपटल के आगे। अब आप आंखों के सामने लगा दो एक अवतल लेंस। ठीक है, ये अवतल लेंस क्या करेगा? इन सारी की सारी प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला देगा। इन सारी की सारी प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला देगा, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब कहां मिलेगा? पीछे। वास्तविकता में यह क्या करता है कि हमारी आंखों को ऐसा एहसास दिलाता है कि तुमको पास का तो दिख ही रहा है ना, तो वस्तु पास में रखी हुई होने का एहसास दिला देता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसका? अवतल लेंस का। अब बात करते हैं अगले दोष की तरफ, जिसे बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। शब्दों पे मत जाना। दीर्घ दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तुओं को आप स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। मतलब तुमको अगर दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही, लेकिन पास की वस्तुओं को पढ़ने के लिए बिल्कुल ऐसे करना पड़े, तो आपको क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में सामान्यतः फोकस दूरी का अधिक हो जाना या फिर लेंस के गोलक का आकार हो जाना। मैं आपको फिर से बताता हूं। एक स्वस्थ आंख है, ठीक है ना, एक स्वस्थ आंख है। स्वस्थ आंख के अगर आप ध्यान से देखो तो ठीक है, ये रहा लेंस। ठीक है, ये रहा लेंस। ठीक है, ये रहा लेंस। आपको पता है कि प्रकाश किरणें कहां से कहां जाती हैं? यहां से यहां आती हैं। अब दृष्टिपटल पर इमेज बनना चाहिए। अब दृष्टिपटल पर इमेज ना बनती हुई भाइयों और बहनों, दृष्टिपटल की ये जो गोलक है बहुत छोटा हो गया, या लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, तो इमेज कहां बन गई? पीछे बन गई। प्रतिबिंब कहां बन गया? पीछे बन गया। अब प्रतिबिंब पीछे बन गया तो हमारे लिए काफी नहीं है ये। हमारे लिए तो प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ही बनना चाहिए। अब प्रतिबिंब जब पीछे बन गया बेटा, तो क्या करें? तो इसके आगे हम रख देंगे एक उत्तल लेंस। ये क्या करेगा बेटा? सारी प्रकाश किरणों को थोड़ा सा पास ला देगा। सारी प्रकाश किरणों को थोड़ा सा पास ला देगा, और वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कहां मिलेंगी? दृष्टिपटल पर आकर मिलेगी। तो हमें प्रतिबिंब के बने होने का एहसास होगा। हमें प्रतिबिंब के बने होने का एहसास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चे। अब दीर्घदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता का क्या लगाया जाता है बेटा? लेंस लगाया जाता है। अब देखो बेटा, एक है जरा दूरदर्शिता। अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाए, आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसको जरा दूरदर्शिता हो। कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, ना उसको पास का साफ दिखाई देता, ना उसको दूर का साफ दिखाई देता। अब क्या करें? मतलब उसको है जरा दूरदर्शिता। अगर किसी व्यक्ति को पास का भी नहीं दिख रहा, अगर किसी व्यक्ति को दूर का भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब है उससे जरा दूरदृष्टिता। इसमें व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, इसमें व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष भी हो जाता है। इसमें व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, इसमें व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष भी हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? देखो बेटा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? दृष्टिपटल पर। लेकिन दृष्टिपटल पर नहीं बन पा रहा। काहे नहीं बन पा रहा? क्योंकि हमारी पक्षामी पेशियां है ना, जो लेंस को पतला मोटा कर रही है, वो खराब हो गई उम्र के कारण। और हमारा लेंस भी लचीलापन खो देता है उम्र के कारण। तो उम्र के कारण सबसे ज्यादा आंखों में होने वाली दिक्कत क्या है? जरा दूरदर्शिता। और इसे दूर करने के लिए आप किसका उपयोग करते हो? द्विफोकल लेंथ वाले चश्मे का। ठीक है ना, इसे दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? द्विफोकल लेंथ वाले चश्मे का। बेसिकली आज के लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगा लेते हैं, आंखों में लेंस लगा लेते हैं। ठीक है, तो लेंस लगाने से भी इसका इलाज, आंखों के में लेंस स्टाइल मारने के लिए नहीं लगाया जाता, आंखों के इलाज के लिए लगाया जाता। अगला है मोतियाबिंद। देखो बेटा, मोतियाबिंद को मोतियाबिंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आंखों का रंग मोती के समान हो जाता है, इसलिए इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। मोतियाबिंद सामान्यतः पहले के लोगों में, बुजुर्गों में होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मोतियाबिंद सबको हो जाता है। मोतियाबिंद क्या होता है? देखो, वैसे आपको पता है, यह है हमारी आंख, यह है हमारा लेंस। ठीक है, अब एक प्रकाश किरण आई, चलो प्रकाश किरण की अभी आवश्यकता नहीं है। यह है हमारा लेंस। ठीक है, यह है हमारा लेंस। लेंस को कौन पकड़ा? पक्षामी पेशियां। प्रोटीन की कमी हो गई, या भाई साहब आपका कोई और कारण हो गया, या आंखों में चोट लग गई, तो हमारी लेंस के आगे प्रोटीन की एक परत चढ़ गई। हमारे लेंस के आगे प्रोटीन की एक परत चढ़ गई। अब लेंस के आगे प्रोटीन की परत चढ़ गई, अब ये क्या करेगी? लेंस के आगे प्रोटीन की एक परत चढ़ गई। अब ये परत के कारण आपको
अस्थाई धुंधलापन भी हो सकता है या स्थायी अंधत्व भी हो सकता है। मतलब इसमें व्यक्ति की आंखें पूरी तरह से भी जा सकती हैं या अस्थायी तौर से किसी व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो सकता है। इसके लिए क्या करें, डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर करेगा आपकी आंखों का ऑपरेशन। ऑपरेशन ही इकलौता तरीका है इसका। अभी तक तो इसमें लेंस की ऊपरी परत हटाकर, ये लेंस की ऊपरी परत हटाकर इसको साफ कर दिया जाता है या फिर कभी कभी लेंस को बदल भी दिया जाता है। मोतियाबिंद का ये होता है, ठीक है। हमारे पास दो आंखें क्यों हैं? हमारे पास दो आंखें इसलिए हैं ताकि हम 3D देख सकें, हम त्रिविमी चक्षुर्की का लाभ उठा सकें। इससे हमारा जो देखने का एरिया है वो बड़ा हो जाता है। आप देखना मनुष्य जो होता है बहुत तेज, जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है ना, वो बहुत तेज दौड़ पाता है, मतलब बहुत तेज दौड़ पाता है। अब जैसे गाय देखना, बकरी देखना, भैंस देखना, ये बहुत तेज दौड़ नहीं पाती। इनके पास क्या क्षमता नहीं है, क्षमता तो बहुत है इनके अंदर, लेकिन इनकी आंखें कुछ उनको बैकवर्ड का भी देखने की एबिलिटी देती है, हमारी आंखें फ्रंट का देखने का एबिलिटी देती है। इसके कारण हम बहुत तेज सामने की तरफ आंखें रखते हुए देख पाते हैं। देखो देखो बेटा, इससे धुंधली चीजों को भी देखने में हमें आसानी होती है। एक आंख से आप थोड़ा सा ब्लर देखोगे, दूसरी आंख से भी थोड़ा सा ब्लर देखोगे, लेकिन दोनों आंखों से जब आप देखोगे ना, तो आसपास की धुंधली वस्तुएं भी आपको क्लियर दिखाई देंगी। देखो बेटा, ये प्यारी प्यारी बातें थी मानव नेत्र की, ये सुंदर सुंदर सी बातें थी किसकी? मानव नेत्र की। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। अगर आपने जीवन में कभी प्रिज्म देखा हो तो प्रिज्म एक पारदर्शी पदार्थ होता है। कैसा होता है? प्रिज्म एक पारदर्शी पदार्थ होता है ना। प्रिज्म में हम जिस प्रिज्म की बात करते हैं, देखो मैं बना देता हूं, हम जिस प्रिज्म की बात करते हैं तो उसमें दो त्रिभुज, और दो त्रिभुज के बाद अगर हम बात करते हैं दो त्रिभुज और तीन आयताकार, दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार, कुछ ऐसा होता है प्रिज्म। लेकिन आप ऐसा थोड़ी बना पाओगे, हम एग्जाम में थोड़ी ना ऐसा बना पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सामान्यतः इस प्रकार का प्रिज्म बनाते हैं। हम सामान्यतः कैसा प्रिज्म बनाते हैं? इस प्रकार का प्रिज्म बनाते हैं जो कि फ्रंट व्यू है। जो कि क्या है भाई? फ्रंट व्यू। आप सामने से देखोगे आपको प्रिज्म ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर आपके हाथ में प्रिज्म है तो आपको प्रिज्म ऐसा दिखाई देगा। प्रिज्म के पास 5 सतहें होती हैं। हम जिस प्रिज्म का पढ़ते हैं उसके पास 5 सतहें होती हैं, ठीक है ना। कैसी होती है? 5 सतहें, जिसमें से 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार होती हैं, 2 ट्राइंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर होती हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे पुष्ट एक दूसरे पर किसी ना किसी कोण पर इंक्लाइंड होते हैं। ये सारे के सारे किसी ना किसी अपने एक दूसरे पर किसी ना किसी कोण पर इंक्लाइंड होते हैं। बेटा देखना, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। ये एक प्रिज्म है, आप जानते हो यदि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में आती है तो ये वायु से कांच में आएगी, तो ये सीधी तो जा नहीं सकती, ठीक है। ये बना दो अभिलंब सतह के सापेक्ष 90 डिग्री का, तो एयर से ग्लास, कांच से वायु से कांच में जा रही हो तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा बिल्कुल नहीं होगी। अब ये ग्लास से किस में चली जाएगी? एयर में। तो ये लाइट रे सीधी तो जा नहीं सकती, आप अभिलंब बना दोगे तो ये लाइट रे कहां? दूर की तरफ मुड़ जाएगी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आने वाली किरण आपतित किरण, अंदर जाके मुड़ने वाली किरण अपवर्तित किरण, बाहर निकलने वाली किरण निर्गत किरण। आपने आपतित किरण को एक्सटेंड करा और निर्गत किरण को एक्सटेंड करा। ये जो एंगल बना, इस एंगल को नाम दिया डेल। ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या नाम दिया बेटा? डेल। और इससे बोला जाता है कौन सा? विचलन कोण, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं भाई साहब? विचलन कोण। ये डायग्राम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये डायग्राम बेटा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो कृपया कर इस डायग्राम को अच्छी तरह से पढ़कर रखिएगा, इस डायग्राम को अच्छी तरह से। आपतित कोण, अपवर्तित कोण, निर्गत कोण। आपतित कोण और मतलब बढ़ाई हुई आपतित किरण और बढ़ाई हुई निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे कहा जाता है विचलन कोण। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब स्पेक्ट्रम, न्यूटन सर ने इसके बारे में खोज की थी। न्यूटन सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा कि यदि प्रिज्म के एक हिस्से पर हम श्वेत प्रकाश डालते हैं, सुनना ध्यान से, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने देखा कि यदि प्रिज्म के एक हिस्से पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। तो हमें 7 रंगों की एक पट्टी मिलती है, 7 रंगों की एक सीरीज मिलती है, जिस सीरीज को क्या नाम दिया उन्होंने? स्पेक्ट्रम, ठीक है। वैसे मैंने रंग अलग अलग लगा दिए, मेरे को बैंगनी और जामुनी में अंतर समझ नहीं आता। इस सीरीज को क्या कहते हैं? विबग्योर। इस सीरीज को क्या कहते हैं भाई और बहनों? विबग्योर। इस सीरीज को क्या कहते हैं भाई और बहनों? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये है पूरा का पूरा जोड़ा, ये है पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसका? विबग्योर का। ये पूरा का पूरा जोड़ा है, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है विबग्योर का। हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हम इसे कहेंगे बैंगनी, हम इसे कहेंगे जामुनी, हम इसे कहेंगे नीला, हम इसे कहेंगे हरा, हम इसे कहेंगे पीला,
हम इसे कहेंगे नारंगी, हम इसे कहेंगे लाल। ठीक है, तो बेंजानी हा पीनाला ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो श्वेत प्रकाश अकेला नहीं होता, श्वेत प्रकाश के अंदर ही ये 7 रंग छुपे हुए हैं। जैसे प्रिज्म के अंदर एंटर करते हैं, सभी प्रकाश के रंगों की तरंग-दैर्ध्य अलग अलग होती है। जब सभी प्रकाश के रंगों की तरंग-दैर्ध्य अलग अलग होती है तो लाल रंग जो होता है बहुत तेज भाग जाता है। लाल रंग बहुत तेज भाग जाता है, और लाल रंग जब बहुत तेज भागता है तो लाल रंग पहले पहुंच जाता है, बैंगनी रंग बहुत धीरे चलता है। लाल रंग का विचलन भी कम होता है, लाल रंग का लैम्डा ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो विचलन भी उसका कम होता है। और जो जामुनी रंग है ना, उसका विचलन भी थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि उसका लैम्डा मतलब वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, अब याद रखना विक्षेपण, प्रकाश का 7 रंगों में विक्षेपण, प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। और कमेंट में बताइएगा विक्षेपण में 7 रंग कौन कौन से मिलेंगे, और सबसे कम कौन सा मुड़ेगा, और सबसे अधिक कौन सा मुड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर इन कमेंट। ठीक है, अब देखिए इंद्रधनुष मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है ना, मुझे बड़ा पसंद है ये नजारा। ठीक है ना, मुझे बड़ा पसंद है ये नजारा। देखो भाई, इंद्रधनुष बारिश के बाद बनेगा, मतलब कब बनेगा? बारिश के बाद, जब बारिश होकर जा चुकी होगी। ठीक है, या फिर हल्की फुल्की पानी की बूंदे प्रेजेंट है वायुमंडल में। ठीक है ना, या तो फिर बारिश होकर जा चुकी होगी, या फिर हल्की फुल्की वायुमंडल में पानी की बूंदे उपलब्ध है। अब देखो, ये जो पानी की बूंदे होती है ना, ये पानी की बूंदे किसकी भांति कार्य करती हैं? ये पानी की बूंदे किसकी भांति कार्य करती हैं? तो ये पानी की बूंदे कार्य करती हैं प्रिज्म की भांति। जैसे सूर्य से श्वेत प्रकाश हमारे प्रिज्म के, मतलब हमारी पानी की बूंदों में एंटर होता है, तो ये कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो एक जगह पर प्रकाश किरणें 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, और फिर उसके बाद ये सारी की सारी प्रकाश किरणें दूसरी जगह से परावर्तित होकर बाहर निकल जाती हैं, तो हमें दूसरी तरफ 7 रंगों के होने का एहसास होता है, और यही कहलाता है प्रिज्म। सुनना ध्यान से, प्रिज्म बनने के लिए बारिश रुक जाना चाहिए, पहली शर्त है, या फिर हल्की फुल्की बारिश होना चाहिए। ठीक है, अब सूर्य जो है हमारी पीठ की तरफ होना चाहिए। सूर्य अगर हमारी पीठ की तरफ है तो हमको इंद्रधनुष दिखाई देगा सामने की तरफ। सूर्य अगर पीठ की तरफ नहीं है तो हमको इंद्रधनुष सामने दिखाई नहीं देगा, है ना। और धूप भी आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी आपको इंद्रधनुष, अगर ये सारी की सारी स्थितियां नहीं पूरी होती तो आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, देखो बेटा इंद्रधनुष का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा। अब देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन, आपको पता है प्रकाश की किरण का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है, और कहीं ना कहीं हमारा वायुमंडल इसके लिए जिम्मेदार है। प्रकाश की किरण का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा वायुमंडल जिम्मेदार है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये रही हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की पहली परत है। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दूसरी परत है। सच में ये सच है, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ना ये बिल्कुल सच है। ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की तीसरी परत है, ये सच है, परम सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सच है, परम सत्य है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, एक सूर्य है, ठीक है, इस सूर्य से प्रकाश किरण एंटर होती है हमारे वायुमंडल के अंदर। आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, प्रकाश की वायु, जो हमारी वायुमंडल है ना, उस वायुमंडल का घनत्व क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो जैसे प्रकाश हमारे वायुमंडल में एंटर होगा तो इस प्रकाश को क्या होगा? विभिन्न विभिन्न घनत्व की परतों से गुजरना पड़ेगा, और जैसे विभिन्न परतों से गुजरेगा तो यह प्रकाश क्या होगा बेटा? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है, क्योंकि इसके पीछे वायुमंडल जिम्मेदार है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये सच है, ये सच में ऐसा होता है। पता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति पे दिखाई नहीं देता। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सुबह का सूर्य हमको पहले दिखाई देने लगता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण शाम का सूर्य डूबने के कुछ मिनट्स बाद तक हमको दिखाई देता है। ये सत्य है, ये परम सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता, इसे कोई नहीं बदल पाएगा, क्योंकि ऐसा होता था, ऐसा होता है, और जब तक ये संसार है तब तक ऐसा होता रहेगा। तो सामान्यतः वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। सितारों का टिमटिमाना इसके पीछे ही है,
तारे अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, यही कारण है सुबह जल्दी सूरज दिख जाता है, शाम को देर तक सूरज दिखता रहता है, इसी के कारण है। और सूर्य का डिस्क का मतलब हमको सूर्य जो है वो चपटा दिखाई देता है, किसके कारण? इन्हीं सब के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन जो है इन्हीं सब के पीछे जिम्मेदार है, इन्हीं सब के कारण के पीछे जिम्मेदार वायुमंडलीय अपवर्तन। एक एक करके सबकी बातें करते हैं, एक एक करके हम तारे वास्तविकता से थोड़े ऊंचे दिखाई देते हैं, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसा कि आपको बताया था कि ये हमारी वायुमंडल, ये हमारी पृथ्वी मान लेते हैं हम, ये रही हमारी छोटू सी पृथ्वी, ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की पहली परत। अरे यार अच्छा नहीं बन रहा, मजाक उड़ाओगे तुम लोग। ये रही हमारी पृथ्वी छोटू सी, ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की पहली परत, ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दूसरी परत, ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की तीसरी परत, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की पहली, दूसरी और तीसरी परत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक सूर्य है, ठीक है। इस सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे वायुमंडल में एंटर होता है, आपको पता है ये सीधा नहीं जाएगा, और जब ये सीधा नहीं जाएगा तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा। आपकी सुरीली आंखें यहां से देख रही होंगी, तो पता है आपको ये कहां दिखाई देगा? ये सूर्य बना दिया था बेटा मैंने, ये तारा है, और ये स्थिति सूर्य के साथ भी होती है ना। मैंने गलत बना दिया था, सूर्य ये तारा है भाई, तारे है ना, ये तारा है, ऐसा भी होता है कभी कभी, तो ये काम ही नहीं करता। ये तारा है, तो तारे अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और ये बात सूर्य के साथ भी होती है, ये बात सूर्य के साथ भी होती है, इस बात का ध्यान रखना, ये बात सूर्य के साथ भी होती है कि सूर्य भी अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तारे भी अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। ये परम सत्य था, ये परम सत्य है, और ये परम सत्य रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे भी मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये है हमारी पृथ्वी, अब पृथ्वी का ये होता है होराइजन, जिसको बोला जाता है क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज के नीचे का हमको कुछ दिखाई नहीं देता, क्षैतिज के नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए यहां पर रहा सूर्य, यहां पर रहा सूर्य, सूर्य से आने वाला प्रकाश आता है सीधा सीधा, लेकिन हमारे वायुमंडल में एंटर होने के बाद कैसा हो जाता है? तिरछा, ठीक है। हमारे वायुमंडल में एंटर होने के बाद कैसा हो जाता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। सूर्य से आता है प्रकाश, सीधा आना चाहता है, लेकिन वायुमंडल में एंटर हुआ तो वो तिरछा हो जाएगा। अब हमारी आंखों पर तो प्रकाश पड़ रहा है, तो हमारी आंखों को क्या पता कि प्रकाश कहां से आ रहा है? तो हमारी आंखों को सूर्य के आने के 1 मिनट 58 सेकंड पहले प्रकाश का एहसास होने लगता है, और जब 1 मिनट 58 सेकंड पहले प्रकाश का एहसास होने लगता है तो हमारी आंखों को क्या पता कि प्रकाश कहां से आ रहा है? तो पता है सूर्य आया नहीं है, सूर्य आया नहीं है, लेकिन उसके पहले हमको सूर्य दिखाई देने लगता है। सूर्य आया नहीं है, लेकिन उसके पहले हमको सूर्य दिखाई देने लगता है। ये इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो और शाम को भी सूर्य जब चला जाता है ना, मतलब अगर शाम को क्षैतिज के नीचे आ जाता है ना, तो क्षैतिज के नीचे आने के बाद भी उससे प्रकाश किरणें आती हैं और हमारी आंखों तक जाती हैं, तो लगभग 1 मिनट 58 सेकंड तक हमको सूर्य जाने के बाद भी दिखता है, सूर्य जाने के बाद भी कैसा होता है? दिखता है। देखिए बेटा आगे हम बढ़ रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, और ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसे समझने के लिए तो मैं प्रकाश का प्रकीर्णन समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, मान लो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। इसको मैं पहले बता चुका हूं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जिस वायुमंडल में आप सांस लेते हो। अब जब हम वायुमंडल को ध्यान से देखते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण, बहुत सारे वाष्प के कण, बहुत सारी गैसेस उपलब्ध हैं। वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण, बहुत सारे वाष्प के कण, बहुत सारी गैसेस उपलब्ध हैं, बहुत सारी। अब देखो सूर्य से आने वाला प्रकाश कौन से रंग का होता है? श्वेत रंग का। आपको पता है श्वेत रंग कभी अकेला नहीं होता, कितने रंगों का संयोजन होता है? 7 रंगों का संयोजन। तो सूर्य का जो प्रकाश है ना, उसमें विबग्योर बे जा नी ह पी ना ला VIBGYOR, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। अब देखिए जैसे ही ये वायुमंडल के में ऊपरी परत में उपस्थित कणों से टकराता है तो यह प्रकाश फैल जाता है हर दिशा में, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन।
प्रकाश का किसी कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का किसी कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। हमारे आसपास भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आप कभी देखना धूल धुंध में हमको प्रकाश की किरणें का रास्ता दिखाई देता है, वो प्रकाश की किरणों का रास्ता नहीं था, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमको धूल के कण विजिबल हो जाते हैं, धूल के कण दिखने लगते हैं। अब हमको आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? सवाल यह है कि हमको आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। अब देखो भाई, सूर्य से कितने रंग आते हैं? तो आप बोलोगे सर 7 रंग। सबसे पहले तो लाल रंग आता है। भाई लाल रंग को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लाल रंग में अधिक ऊर्जा होती है, तो लाल रंग तो हम तक पहुंच जाता है ना। लाल रंग तो हाँ, बेंजानी हपी नाला में जो बैंगनी जामुनी नीला होता है ना, ये रहा बैंगनी, ठीक है, ये रहा जामुनी, देखना शायद मैंने सही रंग चुने, और ये रहा नीला। ये बैंगनी जामुनी और नीला जो रंग होता है ना, बैंगनी जामुनी और नीला जो रंग होता है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपरी लेयर में जो बारीक बारीक से पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, उन पार्टिकल से टकराकर आसानी से फैल जाता है। काहे के लिए? क्योंकि बैंगनी जामुनी नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ये क्या होते हैं? अधिक स्कैटर्ड होते हैं, अधिक प्रकीर्णन होता है। अब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, हमको बैंगनी जामुनी नीला रंग फैला हुआ दिखाई देगा, और बैंगनी जामुनी नीला रंग जब हमको फैला दिखाई देगा तो हमको आसमान का रंग नीला ही तो दिखाई देगा। बाकी बचे बैंगनी जामुनी नीला, हरा पीला नारंगी लाल, ये हम तक पहुंच जाते हैं। हरा पीला नारंगी लाल ये सब मिलकर हमको धूप के पीले होने का एहसास देते हैं। ये सच है, ये परम सत्य है ना। और इसी के कारण, है ना, इसी के कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, और इसी के कारण धूप का रंग आपको पीला दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब देखो, अब कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है और क्यों? देखो सबसे अधिक होता है प्रकीर्णित जो होता है बेटा, नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी वो अधिक प्रकीर्णित होगा, और जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी तो लाल रंग जो होता है सबसे कम प्रकीर्णित होता है। इसी कारण से खतरे के सिग्नल के लिए, इसी कारण से दूर उपस्थित वस्तुओं को देखने के लिए, इसी कारण से दूर रखी हुई वस्तु को पहचानने के लिए हम लाल रंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, और तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण ये अपने मार्ग से विचलित कम होता है, और इसका प्रकीर्णन भी कम होता है। ठीक है, याद रखना इन सभी बातों को। आगे बढ़ते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, अगर आप लोगों में से एक मिनट, है ना, आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति आसमान में जाता है, अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति आसमान में जाता है और आसमान से पृथ्वी की ओर देखता है, या फिर अपने चांद पर से आसमान की ओर देखता है, तो आपको काला रंग दिखाई देगा। आपको आसमान का रंग नीला दिखाई नहीं देगा। काहे के लिए नहीं दिखाई देगा? आसमान का रंग नीला दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम पृथ्वीवासियों के पास सौभाग्य है, हम पृथ्वीवासियों के पास जरूर ऐसा सौभाग्य है कि हम आसमान का रंग नीला देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वायुमंडल है। अगर आपके पास भी वायुमंडल हो तो चांद पर जाइए, आपको चांद का रंग कुछ और दिखाई देगा। तो 40-45 मिनट के मैंने आज के इस मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। देखो बेटा, अच्छी तरह से देखना, अभी बहुत सारी सीरीज प्लान है, अभी बहुत सारी चीजों की तैयारी जारी है, अभी बहुत सारी चीजों को हमें मुकाम पर ले जाना है, अभी बहुत सारी चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं आकाश श्रवण इसी के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। टेक केयर एंड टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।